सर मार्केट्स को लेकर व्यू आपका क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल जो सिचुएशंस हैं, जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर जो तनाव है वो कायम है। छोटी मोटी राहत बीच में निकल के आती है और फिर से चीजें क्रॉप अप होनी शुरू हो जाती हैं। तो बाजार में अभी आपका व्यू क्या है? क्योंकि इंडेक्स तो हम देख रहे हैं कि रेंज में है, साइडवेज कारोबार कर रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक मौके जो है बाजार में भरपूर आ रहे हैं। तो क्या यही रणनीति होनी चाहिए कि इंडेक्स को छोड़ दें, भूल जाएं और स्टॉक्स पे, अर्निंग्स पे, अच्छी खबरों पे फोकस करें बाजार में? जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, जो निफ्टी है, निफ्टी मुझे लगता है एक बहुत ही खराब इंडेक्स है इस समय इन्वेस्टर्स को देखने के लिए कि एज अ बेंचमार्क मार्केट सेंटिमेंट असेस करने के लिए। और इसकी प्रॉब्लम यह है कि निफ्टी का जो बड़ा वेटेज है, प्राइवेट बैंक्स उसमें हैं, उसमें आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, उसमें एफएमसीजी कंपनीज हैं, जो करीब 50, 55, 60% के करीब का जो वेटेज है वो स्ट्रगल कर रहा है ग्रोथ के लिए। और अभी हमने देखा जो रिजल्ट्स भी आए इस सेगमेंट से, वो बारिंग एक और दो कंपनी को छोड़ दें तो काफी अंडरवेलमिंग रिजल्ट्स थे। मतलब ये सारी कंपनीज ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, स्पेशली आईटी सर्विसेज। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं वो भी यही सोचेंगे कि क्यों हम एक निफ्टी जो लार्ज कैप्स हैं उसमें आए, या निफ्टी इंडेक्स भी छोड़ दे, मैं कह रहा हूं कि लार्ज कैप सेगमेंट में आए जहां पे ज्यादातर स्टॉक्स ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और मार्केट रिवॉर्ड करता है ग्रोथ को। तो जो निफ्टी इंडेक्स है इस पे मेरा पॉजिटिव व्यू नहीं है। मुझे लगता है ये एक फ्लो ड्रिवन इंडेक्स है, जहां पे एलोकेटर्स जो ईटीएफ्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसमें आते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई स्टॉक पिकिंग होती है। पर जैसे आपने कहा, और उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, कि इन्वेस्टर्स के लिए निफ्टी इंडेक्स लार्ज कैप स्पेस से बाहर निकले बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और आई थिंक जो अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल में जो वेल्थ क्रिएट होगी वो होगी हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप से, जो गाइड कर रहे हैं 15 से 25% का एनुअल ग्रोथ अगले 3 साल, 5 साल के लिए। तो मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर्स को एक थीम ढूंढनी पड़ेगी पहले कि कहां पे ग्रोथ है क्लियर, और उस थीम में कौन से ऐसी कंपनीज हैं जो एक फास्ट ग्रोथ ट्रैक पे हैं, और उनको बैक करना पड़ेगा और उनके साथ कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि उसमें पैसा बनेगा। तो मेरे हिसाब से ये अभी भी मिड और स्मॉल कैप्स में बाय ऑन डिप्स मार्केट है। और जब तक ये अनसर्टेनिटी है ग्लोबल एनवायरनमेंट को लेके, इंटरेस्ट रेट्स को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, ये इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा मौका दे रही है एक अपना कन्विक्शन बेट्स बनाने के लिए। जी। अभी सर लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग वाला प्ले है, क्रूड तो सबके लिए हेडविंड है, एक बड़ी दिक्कत है। और क्रूड के भाव हमने देखा कि गिर के आए $72-73 पर और फिर से उछल के $90 से $100 के रेंज में पहुंच गए हैं। ये कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा सर? और क्या आपको लगता है कि क्वार्टर वन में भी कंपनीज के मार्जिन प्रभावित होंगे और क्वार्टर वन के जब अर्निंग्स जब क्वार्टर टू के जब नंबर आएंगे तो वहां पर भी हम कच्चे तेल में उछाल का इंपैक्ट देखेंगे? जी देखिए, ये भी बहुत आपका एक इंटरेस्टिंग सवाल है। और एज एन इन्वेस्टर मैं ये हमेशा देखना चाहता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो में जो कंपनीज हैं वो इतनी स्ट्रांग होना चाहिए उनका बिजनेस मॉडल, कि जो ऑयल या ऑयल को छोड़ के अलावा जो भी और कमोडिटीज हैं, अभिषेक, एक ऑयल तो एक कमोडिटी है, पर उसके अलावा कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स हैं। ये सब कमोडिटीज में अगर कोई स्पाइक आए, जैसा आता रहता है, तो क्या इन कंपनीज में इतना दम है उनके बिजनेस मॉडल में कि उससे उनको इम्पैक्ट ना हो? तो क्या प्राइसिंग पावर है आपके बिजनेस में कि आपका प्रोडक्ट इतना इनोवेटिव है और आपकी इतनी R&D ड्रिवन मोनोपोली है कि आपका इन्वेस्टर, जो आप प्राइस इंक्रीज करेंगे, जो आपका कस्टमर है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है पर उसको एक्सेप्ट करने का? तो वो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, अभिषेक। और आई थिंक अगर जिन कंपनीज का मार्जिन गिरता है ऑयल प्राइस स्पाइक की वजह से, और जिनका मैनेजमेंट आके ये बोलता है कि ऑयल स्पाइक की वजह से हमारा मार्जिन गिर गया,
मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बड़े वीक बिजनेस मॉडल है। वो ये दिखा रहे हैं कि आपके पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं है। आपका एक रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा तो कस्टमर आपको उसका ज्यादा पैसे नहीं देगा, बल्कि आपका मार्जिन गिर जाएगा। तो एक बड़ा अच्छा मौका है इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो क्वालिटी चेक करने का, कि कौन सा मेरा बिजनेस, पोर्टफोलियो कंपनी का बिजनेस इतना स्ट्रांग है कि कोई भी प्राइस स्पाइक हो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, और कई जगह तो वो अपने एडवांटेज के लिए यूज करेंगे। जी। अभय सर, एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी चर्चा के दौरान आया है कुछ और एक्सपर्ट्स के साथ कि निवेश को लेकर सोच को बदलने की जरूरत है। और उसकी वजह यह है कि अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो टोटल दुनिया के मार्केट कैप का भारत लगभग 3 से 3.5% के आसपास का है। और कई सारे ऐसे मौके हैं, एआई हो गया, क्लाउड हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, नई थीम्स हो गई। भारत उससे कहीं ना कहीं अछूता है, या फिर प्रॉक्सी प्ले के तौर पर कुछ कुछ चीजें यहां पर हैं। तो क्या समय है कि थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा बड़ा किया जाए, ब्रॉडर किया जाए, और भारत से बाहर निकलकर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देकर अपनी स्ट्रेटजी बनाई जाए? अभिषेक, मुझे लगता है कि भारत में इतने मौके हैं, और एक आई थिंक मुझे लगता है ये गोल्डन टाइम है इन्वेस्ट करने का। और अगर इन्वेस्टर्स मौके बाहर ढूंढ रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक वो रिसेंसी बायस होता है अभिषेक, कि जो रिसेंटली जिसने आउट परफॉर्म किया है उसी में जाके घुसेंगे। जैसे स्पेसएक्स का आईपीओ आया, वो आपने देखा $135 पे जब आईपीओ आया तो पूरे दुनिया के लोग उसमें सब्सक्राइब करने के लिए पागल हो रहे थे। हमारे पास कितने लोगों के हमारे इन्वेस्टर्स की क्वेरीज आई कि क्या हम स्पेसएक्स के आईपीओ में किसी तरह से पैसे डाल सकते हैं। $135 पे आईपीओ आया, फिर उसके बाद वो जाकर $200 पे चला गया, तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो बहुत बड़ा मौका मिस हो गया, ये तो $1000 जाएगा। अब वो $111-112 पे है अभिषेक, और उसको कोई लेने को तैयार भी नहीं है अभी। तो क्या होता है कि मार्केट में एक बड़ा सेगमेंट है जो सिर्फ रिसेंट रिटर्न्स को चेस करता है, जो एक हाइप साइकिल में रहता है। आई थिंक इन्वेस्टर्स को हाइप साइकिल से दूर रहना चाहिए, और ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां पे पार्टिसिपेशन अभी लो है, कन्विक्शन नहीं है, पर ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब वो मार्केट टर्न होता है उनके फेवर में, तब तब रियल रिटर्न बनती है अभिषेक। तो मैं कहूंगा अभी भी, क्योंकि इंडिया में पार्टिसिपेशन कम है, अभी भी बिलीफ नहीं है, अभी भी रिटर्न्स जो हैं लार्ज कैप्स में नहीं है, पर स्मॉल कैप मिड कैप देखें तो इंडेक्सेस जो है स्मॉल कैप मिड कैप वो ऑल टाइम हाई पे है। तो वो ऑलरेडी मार्केट आपको दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स किस तरफ बेट कर रहे हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मौके हैं इंडिया में। अगर आप ऑलरेडी इंडिया में हैं तो इंडिया में स्टॉक्स ढूंढे, आई थिंक वहां पे रिटर्न ज्यादा बनेगी ग्लोबल मार्केट्स। जी। अभय सर, एक ना लिस्टिंग हुई है CXMT कंपनी, और ये मेमोरी चिप मेकर है चाइना की, और ये 470% ऊपर प्रीमियम पर ये लिस्ट हुई है, और चाइना की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है मार्केट कैप के लिहाज से। तो ट्रेंड तो कुछ अजब है मार्केट में। आप जरा ये बताइए कि जो निवेशक हैं, अगर यहां से अगर प्लान करना हो या फिर री स्ट्रेटेजाइज करना हो पोर्टफोलियो में, तो आप कौन से सेक्टर को इस वक्त ज्यादा वेटेज देंगे, और कौन से सेक्टर से आप दूर रहने की राय देंगे? ये देखिए, हमारा बहुत बड़ा ओवरवेट है इस समय इनोवेशन लेड थीम्स में, जहां पे हम कह रहे हैं कि कंपनीज जो इनोवेट कर रही हैं यूजिंग एआई, या फिर कॉम्प्लेक्स एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ये कंपनी है फ्यूचर के विनर्स हैं। तो इसमें हमारा जो 2 सेक्टर्स ओवरवेट है अभिषेक, उसमें सबसे बड़ा है फार्मा। फार्मा में करीब हमारा 26% एलोकेशन है, पर ये जेनेरिक फार्मा कंपनीज नहीं है अभिषेक। ये जो लार्ज लिस्टेड मार्केट कैप कंपनीज है जो इनोवेट नहीं करती हैं, सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करती हैं ऑफ पेटेंट ड्रग्स को, वो नहीं है। इसमें है यंग कंपनीज जिन्होंने अपने खुद के फॉर्मुलेशंस डेवलप किए हैं, अपने एडवांस सीडीएमओ पे काम कर रहे हैं, तो इनका मार्जिन 25% ईबिटा मार्जिन है, और मार्जिन भी बढ़ रहा है, साथ में सेल्स भी बढ़ रही है। तो एक तो ये इनोवेशन ड्रिवन ओवरवेट है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे ईएमएस प्लेयर्स हैं, फिर ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्लीन एनर्जी स्पेस में हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जो सेमीकंडक्टर स्पेस में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं जिसमें भारत ज्यादातर इंपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की थीम है। तो ये जो इसमें भी करीब हमारा 27% का वेटेज है। तो
तो ये जो दो सेक्टर्स हैं, और तीसरा जो एक छोटा हमारा ओवरवेट है वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में है और एक एनबीएफसी में है, जो मुझे लगता है कि वो स्पेस भी काफी फास्ट टर्न अराउंड कर रहा है, जो पिछले 2-3 दिन के आपको प्राइस मूवमेंट में भी दिखेगा। तो ये जो 3 सेक्टर्स हैं हमारे ओवरवेट है, पर फोकस पूरा इनोवेशन, आर-एन-डी ड्रिवन प्रोडक्ट वाली कंपनीज पे है इस समय, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करेगा लॉन्ग टर्म में। जहां पे अंडरवेट है वो है आईटी सर्विसेज, जहां पे जीरो वेटेज है हमारा पिछले 4 साल से। दूसरा लार्ज प्राइवेट बैंक्स, जहां पे हमारा अगेन 0% वेटेज रहा है पिछले 2-3 साल से। और तीसरा मैं कहूंगा वेरी हाई प्राइस्ड एफएमसीजी कंपनीज, जहां पे थोड़ा ग्रोथ तो है, 4-5% का वॉल्यूम ग्रोथ है, पर मल्टीपल्स जो हैं इतने हाई हैं कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं बनेगी। तो ये हमारे 3 ओवरवेट्स हैं और 3 अंडरवेट्स हैं अभिषेक। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया अभय सर, ये सारी की सारी चीज़ें बताने के लिए, और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं और जो हमारे दर्शक हैं उनको गाइड करने के लिए, उनकी स्ट्रेटजी बनाने में यहाँ से चलिए इसी के साथ